बच्चों, लक्ष्य एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने अनुपात समानुपात के बेसिक तरीकों को आप लोगों को बताया। उसमें मैंने आपको अनुपात क्या है, अनुपात की पहचान कैसे हम लोग करते हैं, समानुपात क्या है उसकी पहचान हम लोग कैसे करते हैं, और मैंने आपको वितत अनुपात के बारे में भी बताया, जटिल अनुपात के बारे में भी बताया और योगानुपात के बारे में भी बताया। ये बेसिक चीजें मैंने आपको पहली वीडियो में बता दी है और कुछ प्रश्न कराए थे, तो उससे रिलेटेड आइए हम प्रश्नों को हल करते हैं कि किस तरह से हम प्रश्नों को विद इन टाइम करेंगे। तो आइए हम देखते हैं अगले प्रश्न को किस तरह से हमको प्रश्नों को करना है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 9:8 के अनुपात में कमी करता है, यानी कि घटाता है, और उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है, तो कुल वेतन बिल की राशि में कितना परिवर्तन होगा, जो मूल्यतः 1890 रुपए थी। यानी ये कह रहा है कि कोई कर्मचारी, कोई नियोक्ता था या कोई कंपनी थी, वो अपने कर्मचारियों की संख्या में क्या कर रही है, कमी कर रही है, लेकिन उनके वेतन को क्या कर दे रही, बढ़ा दे रही। फॉर एग्जांपल आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपके घर 5 मजदूर काम करने के लिए हैं और उन 5 मजदूरों को एक दिन की कुछ सैलरी दी जाती है, एक दिन का कुछ पैसा दिया जाता है और वो मजदूर काम कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए उसी काम को करने के लिए आप 3 मजदूर रख रहे हैं, तो 3 मजदूर ये कहेंगे कि भाई हम लोग 5 मजदूर इसी काम को करते थे, अब 3 लोगों को करना है तो हमारा पैसा बढ़ना चाहिए। तो यही काम कंपनी भी कर रही है कि कर्मचारियों की संख्या में क्या कर रही है, कमी कर रही है, और उनके वेतन में क्या कर रही है, वृद्धि कर रही है। तो कह दिया गया कि उनके वेतन में कितना परिवर्तन होगा। तो इस बात को हम लोग समझते हैं। जैसे किस अनुपात में कमी कर रही है, 9:8 के अनुपात में क्या कर रही है, कमी कर रही है, और वेतन कितने के अनुपात में बढ़ा रही है, 14:15 के अनुपात में उनके वेतन को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। 14:15 के अनुपात में क्या कर रही है, वेतन को बढ़ा रही है, 14:15। आइए देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि कंपनी में पहले 9 लोग काम करते थे। कितने लोग काम करते थे, 9 लोग। अब कितने लोग काम कर रहे हैं, 8 लोग काम कर रहे हैं। पहले कंपनी मजदूरी कितना देती थी, 14 रुपए। अब कितने रुपए दे रही है, 15 रुपए दे रही है। जैसे आपके घर पे काम करने के लिए 5 मजदूर थे, तो आप पांचों को कुछ पैसा देते थे। अब उसी काम को करने के लिए 3 मजदूर रखती है, तो थोड़ा सा पैसा आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए कंपनी जो थी या नियोक्ता जो था, जो कर्मचारियों को नियुक्त करने वाला था, वो इस अनुपात में वृद्धि। तो मान लीजिए पहले 9 लोग काम करते थे और 14 रुपए मिलते थे, तो ये मूल वेतन हुआ। तो 14 9 कितना हुआ, 126 रुपए, 126 रुपए या 126 यूनिट भी आप कह सकते हैं। और 15 ठीक कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी कि पहले कंपनी का जो खर्च था 126 यूनिट था, अब कंपनी का खर्च कितना है, 120। तो परिवर्तन कितने का हुआ है, 6 का हुआ है। कितने का हुआ है, 6 यूनिट का। और जो ये आपका पहले मूल है और ये बदला हुआ है, यानी कि बाद का है, तो कह रहा कि मूल कितना था, 1890। तो 126 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1890। इसलिए 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1890, और बटे कितना हो जाएगा, 126। इसलिए कितना इज इक्वल टू 6, क्योंकि परिवर्तन पूछा गया, तो 6 इज इक्वल टू, अब 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12 और 6 के 6, 21 9 189, यानी कि 90 रुपए। यानी जो परिवर्तन होगा वो कितने रुपए का होगा, 90 रुपए का परिवर्तन होगा। अगर पूछता कि भाई ये कि उसका वेतन बिल जो परिवर्तित होकर के कितना हो गया, जो मूल्यतः 1890 रुपए था, तो आपको 120 यूनिट बराबर निकालना पड़ेगा। कितने बराबर निकालना पड़ेगा, 120 यूनिट। ये आपका प्रारंभिक वेतन कहलाएगा और ये उसका नया वेतन कहलाएगा। तो और ये क्या कहलाएगा, उसका परिवर्तन, यानी कि चेंजिंग कितने की हुई। तो कितने की चेंजिंग हुई है, 90 रुपए की चेंजिंग हुई। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट है। पिछली भी वीडियो में मैंने इसी तरह का एक प्रश्न कराया था, बस उसमें पैसा नहीं दिया गया था। उसमें ये पूछा गया था कि मूल वेतन बिल और नए वेतन बिल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अगर आपसे पूछा गया था मूल वेतन बिल और नए वेतन बिल का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो यही मूल वेतन बिल है और ये नया वेतन बिल है, और दोनों को काट देंगे तो क्या मिल जाएगा, अनुपात मिल जाएगा। तो ये प्रश्न सभी को समझ में आ गया। तो आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न ये कह रहा है
कि सभी पुरुषों एवं महिलाओं में बांटी गई सैलरी का अनुपात 6:5 है, जबकि एक पुरुष एक महिला की सैलरी का अनुपात 2:3 है। तो पुरुषों एवं महिलाओं की संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ आपसे पूछा गया है कि पुरुषों और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सभी के बीचों में जो बांटी गई सैलरी है, थोड़ा सा पहले हम समझते हैं। मान लीजिए कि कुछ मैन रहे होंगे और उस मैन को कुछ पैसे मिलते रहे होंगे। मान लीजिए कि P1 पैसे मिलते रहे होंगे, P1 पैसा मिलता रहा, बात समझ में, एक दिन का। और कुछ ओमेन रही होंगी और उनको एक दिन का पैसा मिलता रहा होगा, P2 पैसा मिलता रहा, एक दिन का पैसा मिलता रहा। तो अगर मैं ये कहूं कि कुछ मैन थे, P1 पैसा मिल रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दिए कुल पैसा। फॉर एग्जांपल डिजिट में आप समझ लीजिए, जैसे मैं आपको समझा देता हूं डिजिट। जैसे मान लीजिए कि 10 मैन थे और एक मैन की सैलरी 50 रुपए है और 10 लोग काम कर रहे हैं और एक की सैलरी 50 है, तो 50 से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुछ खर्चा कितना हो जाएगा, 500 रुपए। तो ये मान लीजिए कि मैन है, कुछ मैन है, मैन मतलब कितना हुआ, 10 मैन, और एक मैन की सैलरी मान लीजिए P1 है, क्या है, P1 है, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, कुल पैसा, क्या हो गया, कुल पैसा हो गया। इसी तरह से कुछ ओमेन रही होंगी और उनको एक दिन का कुछ पैसा मिलता रहा होगा, ये पैसा मान लीजिए क्या है, P2 है, तो ये कुल पैसा हो गया। बात सबको समझ में आ रही। अब पूछ रहा अगर मैं इसमें एक दिन की सैलरी यानी P1 से भाग कर दूं, अगर इसमें मैं P2 से भाग कर दूं तो P2 से P2 कट जाएगा और P1 से P1 कट जाएगा और ये आपका मैन और वोमेन का क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। क्या ये बातें समझ में आई? इसी पर प्रश्न डिपेंड है। तो आइए प्रश्न को हम लोग समझते हैं कि कैसे करना है। ये बात आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए और इसी आधार पर हम प्रश्न को क्या कराएंगे, हल कराएंगे। आइए देखते हैं। तो कह दिया गया सभी पुरुषों एवं महिलाओं में बांटी गई सैलरी। तो मान लीजिए कितना रहे होंगे, सब 6 रहे होंगे और ये कितनी रही होगी, 5। बात समझ आए? तो सभी मतलब क्या हुआ, सभी सैलरी क्या थी, यही तो सभी थी। और एक दिन की सैलरी कितनी है, एक दिन की सैलरी इसकी कितनी है, 2 है और इसकी कितनी है, 3 है। यानी कि सभी सैलरी में एक दिन की सैलरी से जब डिवाइड करते हैं तो उनकी संख्याओं का अनुपात आता है, यानी मैन और वोमेन की संख्या का अनुपात आता है। अगर इसको हम काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3, और ये तो कटेगा नहीं, तो बाई कितना हो जाएगा, 3। अब चाहे तो यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3 3 का कितना हो जाएगा, 9, 9:5, ये आपका उत्तर है। लेकिन इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अनुपात, जैसे अनुपात है तो अनुपात का मतलब बटे, और फिर क्या हो जाएगा, 5/3, और ये 3 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो आपका कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, 9:5। अगर ये बातें डायरेक्ट आपको समझ में ना आए तो अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे, तुरंत इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, बटे में, तो ये चीजें हमको इस तरह से मिल जाएंगी। क्या बातें समझ में आई? तो इसका आंसर नंबर क्या है, 9:5, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। ये प्रश्न सभी को समझ में आ गया? तो आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। कह दिया गया है भारतवर्ष के एक मानचित्र में दिल्ली और कोलकाता के बीच की वास्तविक दूरी 1450 किलोमीटर है। उसके बाद कह दिया गया इस 1450 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर से निर्देशित किया गया है। तो इस मानचित्र में किस स्केल का प्रयोग किया गया है? यानी कि कोई दूरी हो और उस दूरी को अगर मानचित्र पे प्रदर्शित करना है, जैसे मान लीजिए कि दिल्ली और कोलकाता के बीच की दूरी 1450 किलोमीटर है और इसको किसी नक्शे पर या मानचित्र पर प्रदर्शित करना है, तो इतना बड़ा तो नक्शा होगा नहीं कि 1450 किलोमीटर करें। हम एक छोटा सा पेज लेते हैं, तो उस पेज पर जब हम एक लाइन खींचते हैं और उस लाइन को मान लेते हैं कि इतना क्या है, 1450 किलोमीटर। तो उस लाइन की माप हमने जब मापा तो देखा 5 सेंटीमीटर है, यानी 5 सेंटीमीटर को माना गया है 1450 किलोमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 1450 किलोमीटर को, क्योंकि 1450 किलोमीटर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए उसको 5 सेंटीमीटर मान लिया गया है। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए कि कहीं ऐसे लिखा गया 2/5, तो इसका मतलब क्या आप समझते हो? इसका मतलब आप ये समझते हो कि 5 नंबर का कोई टेस्ट हुआ था और 2 नंबर मुझे मिला हुआ है। या ये समझ सकते हो कि 5 का कोई भाग रहा होगा, 5 रहा होगा, उस 5 भाग में से मुझे 2 भाग मिला है। ये भाग आप हिस्सा भी कह सकते हो। तो ऐसे ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस थी वो कितने से रिप्रेजेंट की गई है, 1450 किलोमीटर, यानी कि 1450 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर लिखा गया है। क्या लिखा गया है, 5
सेंटीमीटर लिखा गया। अब ये कह रहा कि किस स्केल का प्रयोग किया गया, तो अगर ये चीजें सेंटीमीटर में ये किलोमीटर में तो आपस में कटेंगी नहीं, तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि दोनों को सेम यूनिट में बदलने की जरूरत है। तो ऊपर वाला सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर रहने दीजिए, और किलोमीटर को सबसे पहले हम किस में बदलेंगे, मीटर में। तो 1000 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया मीटर, फिर 100 से गुणा कर देंगे तो क्या हो गया सेंटीमीटर। अब इसको हम चाहे तो काट सकते हैं, 5 से इसको काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 9 45, अब जीरो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 जीरो, तो इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर क्या लिख सकते हैं 6। अब ये कितना है 1/29 गुणे 10 टू द पावर कितना है 6। अब ये भिन्न में है तो इसको हम अनुपात में भी लिख सकते हैं, तो इसको अनुपात में अगर हम लिखना चाहें तो 1:29 गुणे 10 टू द पावर क्या लिख सकते हैं 6। यानी कि इस तरह के स्केल का प्रयोग किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है ए करेक्ट है। क्या ये बातें सबको समझ में आई? या इसी बात को आप ये भी कह सकते हैं कि भाई इतना किलोमीटर को यानी कि 5 से इतने किलोमीटर को रिप्रेजेंट किया गया 5 सेंटीमीटर से, इसीलिए 1 को रिप्रेजेंट किया गया, बस में तभी आपका आंसर आ जाएगा, बस उसको आपको काट देना है। दूसरी बात, कभी कभी ये इस स्केल को दे देता है, यही स्केल दिया रहेगा, कहेगा कि यानी कि 1:29 गुणे 10 टू द पावर 6 को के का प्रयोग करते हुए, मतलब इसको 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से रिप्रेजेंट किया गया, तो वास्तविक दूरी ज्ञात की है। तो वास्तविक दूरी कितनी थी 1450 किलोमीटर वास्तविक दूरी थी। तो ये प्रश्न उल्टा भी पूछ सकता है, तो आइए उस तरह का भी एक प्रश्न करके देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किसी मानचित्र के लिए पैमाना कह दिया, देखो पैमाना क्या यूज किया गया, पैमाना किया गया है 1:4 गुणे 10 टू द पावर क्या यूज किया गया 5, ये यूज किया गया। अब कह दिया कि यदि मानचित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो 4 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट की गई है, तो इन बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। तो वास्तविक दूरी, अब ये यूनिट किसमें है सेंटीमीटर में, किसमें है सेंटीमीटर में। अब आपको रिप्रेजेंट किससे करना है किलोमीटर, तो सेंटीमीटर को हम किसमें बदल देंगे किलोमीटर में बदल देंगे। अब या तो हम ये भी कह सकते हैं, इसी को भिन्न में भी लिख सकते हैं, भिन्न का मतलब क्या हुआ 4 गुणे 10 टू द पावर क्या लिख सकते हैं 5। हमने क्या बताया था कि जो इतनी दूरी थी उसी दूरी को 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया गया, यानी इतने सेंटीमीटर को इतने 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया गया। इसे पिछले प्रश्न में आपने पढ़ा है कि यानी कि 1450 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित कर दिया गया, और ये बता रहा है कि इतना सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया गया, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर इतना सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणे 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 5। और इसलिए आपसे पूछा गया 4 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, तो 4 सेंटीमीटर बराबर तो गुणे क्या हो जाएगा 4 और गुणे 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 4 चौक का 16 गुणे 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन तो सेंटीमीटर में है नहीं किलोमीटर में, तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए पहले 100 से क्या कर देते हैं भाग कर देते हैं, फिर मीटर होगा, फिर 100 से फिर भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा किलोमीटर, यानी ये 10 टू द पावर क्या बन जाएगा 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर, यानी वो वास्तविक दूरी कितनी थी 16 किलोमीटर। अगर आपसे पूछ लिया गया किसी मानचित्र में 16 किलोमीटर के बीच की दूरी को 4 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया गया है, तो किस स्केल का प्रयोग किया गया है, तो इस तरह के स्केल का प्रयोग किया गया है। क्या ये बातें सबको समझ में आ गई? तो प्रश्न इस तरह से भी स्केल दे करके भी प्रश्न पूछ सकता है वास्तविक दूरी क्या थी, या दूरी दे करके स्केल पूछ सकता है कि किस तरह के स्केल का प्रयोग किया गया। तो जिस तरह ऑप्शन रहेगा उसी तरह से आपको क्या करना है चेक करना है। समझ में आ गया सबको? तो आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। कह दिया गया 2 अंकों वाली एक संख्या और उसी संख्या के अंकों के योग का अनुपात 4:1 है। यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है तो वह संख्या। सिंपल वे में ये जो लाइन कह रही है ये बहुत इजी कर रहा है प्रश्न को। ये कह रहा है कि यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन होगा उसमें भी ये चीजें अधिक होंगी। इकाई का अंक दहाई के अंक से, तो देखिए इसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है, जाहिर सी बात। इसमें भी इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है, इसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम, गलत हो, यानी इसी में से कोई एक सही है हमारा।
तो अब कह रहा है कि कोई दो अंकों की संख्या, आप ले लेते हैं कोई दो अंकों की संख्या, चलो आप ये ले लिए, कोई दो अंकों की संख्या 36 और उसके अंकों का योग 6 3 कितना हुआ 9, और कह दिया गया कोई दो अंकों की संख्या और उसके अंकों के योग का अनुपात 4:1 है। तो काट देते हैं, 9 चौक 36, 9 1 के 9, तो 4:1 आ गया, यानी ये आपका 36 सही है। मान लीजिए पहले आप ये चेक करते तो कितना होता 69 होता और अंकों का योग कितना हुआ 15 और 15 1 के 15, 15 चौक का 60 है। जब यहाँ 60 होता तब ये कटता है, यानी ये गलत हो गया। अब ये अनसेटिस्फाई हुआ, मान लीजिए एग्जाम में आप चेक कर रहे हैं, इसको आंख बंद करके आप टिक कर सकते थे। अगर आपने ये चेक किया होता तो अनसेटिस्फाई है, तो आंख बंद करके आप 36 को क्या कर सकते थे, पुट कर सकते थे, ये आपका आंसर है। लेकिन मैं आपको लगा के भी बता दे रहा हूँ कि प्रश्न को कैसे आप लगाएंगे, इस बात को भी हम बता देते हैं कि किस तरह से। ये तो ऑप्शन बेस्ड प्रश्न था कि ऑप्शन बेस्ड ऐसे प्रश्नों को आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो आइए इसी प्रश्न को लगाना। मान लीजिए कोई दो अंकों की संख्या और उसी संख्या के अंकों के योग का अनुपात ये है, और ये बात ये भी कह दी कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है। तो मान लीजिए कोई दो अंकों की संख्या मैंने लिख दिया x y, ये कोई दो अंकों की संख्या थी। अब क्या है, ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। अब प्रश्न कह रहा है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है, तो आप क्या लिख सकते हो, y माइनस x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो 3। एक इक्वेशन बन गया, जैसे जैसे शर्त कहेगी उसी अकॉर्डिंग ये चीजें हम लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि वही संख्या, वह संख्या x y और उसके अंकों के योग, तो अंकों का योग कितना हो जाएगा x प्लस y हो जाएगा अंकों का योग। बात समझ आए, यानी कि वह संख्या, एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, कह दिया गया कि वह संख्या x y है और उसके अंकों के योग यानी x प्लस y का योग, इसका अनुपात कितना है 4:1, यानी कि 4/1 इसको लिख सकते हो। बात समझ आए। अब इसको हम प्रसार भी कर सकते हैं, तो प्रसार करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x और प्लस कितना हो जाएगा y अपान x प्लस y 4/1। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10x और प्लस y इज इक्वल टू 4x और प्लस 4y। इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 6x और ये उधर जाकर के घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3y। अब इसको इसके नीचे ले जाएंगे तो x अपान कितना होगा y इज इक्वल टू 3/6। अब ये कह रहा 3 अधिक है तो 3 अधिक है, देखिए y 3 ज्यादा x है, तो यानी आपकी संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या x y थी, आपकी संख्या x का मान 3 y का मान 6, तो कितना हो जाएगी 36। वह संख्या कितनी हो जाएगी 36। यही आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो आइए अगले प्रश्न, इस तरह से आप लगाएंगे तो टाइम टेकन लग जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कह दिया गया है पानी के साथ स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को मूल लागत पर बेचने पर 16 सही 2/3% का लाभ हो। यानी प्रतिशत में ये चीजें दे दी और प्रतिशत को आप भिन्न में बदल सकते हो, जाहिर सी बात। प्रश्न ये कह दिया गया है कि 16 सही 2/3%, तो ये मिक्स फ्रैक्शन है एक तरह से। क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है एक तरह से। ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है एक तरह से। तो 16 3 48 2 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 बटे कितना हो जाएगा 3। अभी तो प्रतिशत हटा नहीं। अब इस प्रतिशत को हटाने के लिए बाई क्या कर दिया था 100। कहीं प्रतिशत अगर लगा है और उस प्रतिशत को हटाना है तो बटे क्या कर दिया था 100। अब इसको काट देंगे तो 50 दूनी कितना हो जाएगा 100, यानी 1/6। और जाहिर सी बात है बच्चों को ये बातें पता रहती है कि 16 सही 2/3% का मान 1/6 ही होता है। यानी कि अगर इसको भिन्न को अनुपात में लिख सकते हैं तो कितना हो जाएगा 1:6। यानी कि अगर आपका मिश्रण कह दे, ये एक आपका क्या रहेगा, किस अनुपात में मिलाया जाए, कह दिया गया पानी के साथ स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो किस अनुपात में मिलाया जाए 1:6 के अनुपात में मिलाया जाए। और कह दिया गया अगर हम चेक करना चाहें तो मूल कह दिया गया है कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर इतने प्रतिशत का लाभ हो। तो मान लीजिए कि आपका ये स्प्रिट है और ये मान लीजिए पानी, तो अगर आपने मिला दिया तो 6 कितना हो जाएगा 7। अब इसको अगर बेच रहे हैं 6 यूनिट से 7 यूनिट पर, तो देखिए फायदा हो रहा है कितने का, 1 का। अपना कितने से हो रहा है
6 से, और गुणे क्या कर देंगे 100, फिर वही चीज आ जाएगी 16 से 2/3% का आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो यानी आपका आंसर कितना है, 1:6, यानी कि 1:6 के अनुपात में ये चीजें मिलाई जाए। तो इस तरह का अगर कमी वृद्धि की बात नहीं कर रहा है, कुछ कम ज्यादा की बात नहीं कर रहा, तो डायरेक्ट जो परसेंटेज दिया गया उसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए, वही आपका क्या कहलाएगा, अनुपात कहलाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि किस तरह से करेंगे। एक आदमी दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह इसमें पानी मिला देता है। क्या करता है, पानी मिला देता है, और 25% का लाभ कमाता है। तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मिश्रण में तो 25% का मतलब कितना हुआ, 1/4। डायरेक्ट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, 25% है तो प्रतिशत हटाने के लिए बटे क्या कर दिया जाता है, 100 कर दिया जाता है। काट देंगे तो 25 × 25 25 चौका 100, 1/4। आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब कह रहा किस, तो अनुपात कितना हुआ आपका, 1:4 हुआ। अब कह रहा है कि पानी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, किसमें, मिश्रण में। तो और 1 और 4 के अनुपात में तो टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, 4 × 5, और पानी कितना है 1, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे क्या कर देंगे 100, यानी कितना हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा 20%, यानी पानी का प्रतिशत कितना है, 20% है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। समझ में आ गया। सेम प्रश्न है जैसे मैंने क्या था कि हाँ अनुपात अगर पूछा होता तो अनुपात कितना हो जाता है, 1:4 क्या हो जाता, 4 हो जाता। और अगर पूछा गया मिश्रण में कितना प्रतिशत है, तो मिश्रण में कितना प्रतिशत है, 4 × 5, यानी कि 5 में कितना है 1, और गुणे क्या कर दिए 100, यानी 20%। तो आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। कह दिया गया संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन से पानी का अनुपात 1:2 है। 1:2 क्या है, 2। 1:2 क्या है, 2। बात समझ में। तथा उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात क्या है। यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर जो वाटर और लैंड का रेशियो सबको पता हो, सब यही जानते हैं कि यानी कि 29% आपका क्या है, लैंड है, तो 71% आपका क्या है, वाटर है। क्या है, वाटर है। ये लैंड है तो ये क्या है, वाटर। और हमारी पृथ्वी क्या है, 2 गोलार्धों में डिवाइड कर दी। कितने गोलार्धों में, 2 गोलार्धों में। जैसे मैं बना के थोड़ा सा समझाना चाहूंगा आपको। मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, इसको हम क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, इसको भूमध्य रेखा इक्वेटर कहते हैं। अब कह रहा है कि यानी कि संपूर्ण पृथ्वी पर जो आपका अनुपात दिया गया है वो है 1:2 है, 1:2 है। और कह दिया गया उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तरी गोलार्ध ये, इसमें अनुपात कितना है, 2:3 है। तो इस गोलार्ध में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में आपसे पूछ रहा है कि अनुपात क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में रेशियो क्या है, आपकी दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात क्या है। तो आइए देखते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात किस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं कि किस तरह से दक्षिणी गोलार्ध में हम लोग निकालेंगे। तो अब यहाँ से हम लोगों ने देखा कि संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन और पानी यानी कि लैंड और वाटर का जो रेशियो है 1:2 है। अगर लैंड 1 यूनिट है तो वाटर कितना है, 2 यूनिट। और कह रहा है कि यही उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध मान लीजिए कि टोटल अर्थ पे, पूरे अर्थ की बात कर रहा है, और उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, 2:3। ये मान लीजिए 2 यूनिट 3 यूनिट है। अच्छा ये बताइए, अगर हमको टोटल अर्थ का पता चल जाए और टोटल अर्थ में से उत्तरी गोलार्ध को घटा दें तो जो बचेगा दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, जो बचेगा क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। तो ये हमारा क्या है, टोटल है, यानी कि पूरे अर्थ पर। तो पूरे अर्थ पर कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है। और उत्तरी गोलार्ध में कितना यूनिट है, 2 3 कितना यूनिट है, 5 यूनिट है। कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है। अच्छा ये बताइए, क्या टोटल अर्थ की अगर हम बात करें तो टोटल अर्थ पर हमारे कितने यूनिट है, 3, और उत्तरी गोलार्ध में कितना यूनिट है, 5। ये गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर हम टोटल यहाँ 2 गोलार्धों में बटा हुआ, अगर ये 1 होता, ये 1 होता, तो पूरी पृथ्वी पर 2 है, तो उत्तरी गोलार्ध में कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए बताइए। अगर पूरी पृथ्वी पर 2 है
तो उत्तरी गोलार्ध में 1 और 1 1 1 कितना होना चाहिए 2, तो यानी ये 2 होना चाहिए तो ये 1 होना चाहिए। इस यूनिट को बराबर करने की कोशिश करते हैं। बराबर करने के लिए इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें 5 है तो 5 से, इसमें 3 है तो 3 से। और किसी भी चीज में, किसी भी फंक्शन में अगर एक साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरे साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, नहीं तो उस फंक्शन का मान क्या हो जाता है, बदल जाता है, उस रेशियो का मान बदल जाए। जैसे अब इसको उसी रेशियो में लाना तो 5 से 5 कट जाएगा तो 1:2 पुनः आ जाएगा, जो 1:2 दिया गया था। ये अनुपात चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। फिर इसमें अगर एक साइड 3 से मल्टीप्लाई किए तो दूसरे साइड भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दूसरे साइड भी 3 से मल्टीप्लाई करना। अब चेक करते हैं कि अगर टोटल अर्थ पर 15 है तो उत्तरी गोलार्ध में कितना है, 15 है। अभी भी गलत हो गया। अगर टोटल 15 है तो उत्तरी गोलार्ध में कितना होना चाहिए, 7.5 होना चाहिए। तो अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो 2 से एक साइड के तो दूसरी साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम चेक करते हैं, अगर टोटल पृथ्वी पर 5 दिया 15 दूनी कितना है, 30 है। टोटल पर कितना है, 30 यूनिट है। तो उत्तरी गोलार्ध पर कितना यूनिट है, 15 यूनिट। अब सही हो गया भाई। अगर ये टोटल पूरा 30 है तो ये इक्वेटर है और 2 भागों में पृथ्वी को बांट रही, तो 15 क्या होना चाहिए, इधर होना चाहिए, और 15 क्या होना चाहिए, इधर होना चाहिए। तो यानी अब 30 में से 15 घटा देंगे तो जो बचेगा अगला हो जाएगा। अब इसमें से घटा देते हैं तो अब टोटल लैंड कितनी हुई, टोटल पृथ्वी 5 दूनी 10 और उत्तरी गोलार्ध में कितना हुआ, 2 दिया 6। 10 में से आपका 6 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 4। और टोटल आपका वाटर कितना है, 5 चौक का 20, 2 दूनी 4 पंचे 20 और ये 3 3 का कितना हुआ 9। 20 में से 9 घट जाएगा तो बचेगा कितना, 11। यानी कि अब जो बचा आपका क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि टोटल अर्थ में से हमने उत्तरी गोलार्ध घटा दिया तो जो बचेगा क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में वो रेशियो कितना है, 4:11। यही आपका उत्तर हो गया। जैसा प्रश्न कहा गया था उसी के अकॉर्डिंग मैंने कर दिया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका करेक्ट है। क्या ये बातें सबको समझ में आ रही? आप रेशियो को क्या कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए। जैसे अर्थ कहा गया उसी तरह से आप इस प्रश्न को भी कर सकते हैं। आप एक्स मान कर भी लगा सकते हैं, लेकिन ये इजी है, थोड़ा सा रेशियो को बैलेंस करना आसानी से आ जाए। तो आइए फिर अगले प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कि क्या अगला प्रश्न कह दिया गया। 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 1:2, 2:3 है। अगर दोनों बर्तनों से समान मात्राएं लेकर एक तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए तो उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। इसके कहने का मतलब क्या है कि 2 बर्तन है, 2 पॉट आपके पास है, उसमें दूध और पानी का कुछ अनुपात है। मान लीजिए इसमें कुछ अनुपात है, इसमें कुछ अनुपात है, और इन दोनों से समान मात्रा, यानी एक गिलास अगर इससे ले रहे हैं तो एक गिलास इससे, एक तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए तो कह रहा है कि उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा हम समझाते हैं। मान लीजिए एक बर्तन आपके पास ये है और दूसरा बर्तन आपके पास है। पहले बर्तन में क्या है, दूध और पानी का अनुपात जो रेशियो दिया गया है, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है। पहले में अनुपात है 1:2 और दूसरे में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:3। 2 क्या है, 3। अब कह दिया अगर दोनों से समान मात्राएं लेकर इसमें डाल दिए, समान मात्राएं लेकर इसमें डाल दिए, तो समान मात्राओं का मतलब हुआ कि अगर एक गिलास इससे ले रहे हैं तो एक गिलास इससे लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने 2 तरह का शरबत बनाया और एक थोड़ा सा मीठा, एक थोड़ा सा मान लीजिए थोड़ा सा फीका, और एक गिलास इससे निकाले, एक गिलास इससे निकाले और इसमें डाल दिए, तीसरे पॉट में डाल दिए, तो अब इसका क्या हो जाएगा, स्वाद एक अलग हो जाएगा और समान मात्राएं। तो अगर इसमें से हमको लेना समान मात्राएं लेनी है तो दोनों पॉट क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी तो समान मात्राएं होंगी। तो इस पॉट को बराबर कर लेते। तो इसमें अगर टोटल कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है, तो इसमें कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है। अगर इसके टोटल डाल दिया जाए तो 3 यूनिट आएगा, इसका टोटल डाल दिया जाए तो 5 यूनिट आएगा। तो मात्राएं समान नहीं हुई, कर मात्राएं समान होनी चाहिए। तो हम क्या करते थे, मात्राओं को समान बनाने के लिए इसी में गुणा कर देते। तो इसमें 3 से गुणा कर देते हैं और इसमें 5 से गुणा कर देते हैं। अब कितनी हो जाएगी, 15 यूनिट। अगर इसमें 15 यूनिट है तो इसमें भी 15 यूनिट है। अब इस 15 को 1 और 2 के अनुपात में अगर बांट दे तो मिल्क और वाटर पता चल जाएगा। तो 2 1 3 बराबर 15, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5। बात समझ में आ रही? जैसे आपका 3 बराबर 15 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो 3, बात सबको समझ में आ रही? जैसे मेरे कहने का मतलब ये हुआ, थोड़ा सा समझ लेते हैं। 1 और 2 के अनुपात में अगर 15 को बांटना है
तो 2 1 कितना हुआ टोटल 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, 15। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 5। क्या बात है, सबको समझ में आई। इसी तरह से अगर 1 और 2 के यूनिट में इसको बांटना है तो 1 यूनिट आपकी कितनी हो जाएगी 5। तो यहाँ हम लिखना चाहेंगे 1 यूनिट कितनी हो जाएगी 5 और 2 यूनिट कितनी हो जाएगी 10। ये पहली मात्रा। अब इसमें बांटना चाहिए 2 3 5, 5 बराबर कितना हुआ 15। तो 1 बराबर आपका कितना हुआ 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9। तो टोटल मिल्क इसमें कितना हो जाएगा 11 और टोटल वाटर कितना हो जाएगा 19। यानी कि समान मात्राएं लेकर डाल देंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा 11 अनुपात क्या हो जाएगा 19। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है करेक्ट है। अब इसी को आप बैलेंस करके भी लगा सकते हैं, जैसे अभी मैंने उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध अर्ध को लेकर के बनाया था, अर्थ को लेकर के प्रश्न को हल कराया था, उस तरह से भी कर सकते हैं। पॉट मैंने इसलिए बना दिया बर्तन को थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए कि बराबर मात्रा किस तरह से ली गई। तो उस तरह से अगर हम प्रश्न को हल करना चाहें तो कर सकते हैं। थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं किस तरह से करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न को दोबारा। जैसे अब ये कह दिया गया था कि जो मिल्क और वाटर का रेशियो पहले बर्तन में था 1 अनुपात क्या था 2 था, 1 अनुपात 2 था, और दूसरे में कितना था 2 अनुपात 3 था, 2 अनुपात 3। अब दोनों से बराबर मात्रा है लें तो इसमें कितनी मात्रा है 2 3, 2 1 3, और इसमें कितनी मात्रा है 5। अगर इसकी 3 यूनिट है तो इसकी 5, तो बराबर करने के लिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई और इसमें किससे मल्टीप्लाई 3 से। तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और इसमें किससे मल्टीप्लाई किए हैं 3 से, तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। अब 3 1 3 हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, टोटल मिल कितना हो जाएगा आपका, और यह 5 दूनी 10 हुआ और 3 3 का कितना हुआ 9, 10 9 19। ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसमें हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। देखिए थोड़ा सा यहाँ 5 से, तो यहाँ हमको भी 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। एक हमने कहा था समान संख्याओं से मल्टीप्लाई करना, तो 5 1 5 और ये आपका कितना हो जाएगा टोटल 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा टोटल। तो इस तरह से भी प्रश्न को आप हल कर सकते हैं, यानी कि 11 अनुपात कितना हो जाएगा आपका 19। यही आपका उत्तर हुआ, यानी कि 11 अनुपात 19। ऑप्शन नंबर क्या हुआ सी आपका क्या है करेक्ट है। तो इस तरह से भी प्रश्न आप कर सकते हो, जैसे मैंने वहां बैलेंस किया था इस तरह से इसको भी बैलेंस कर सकते हो। तो आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कह दिया गया है 2 बर्तनों में दूध व पानी का अनुपात। पहले में क्या अनुपात है 7 यूनिट। अगर 7 अनुपात 5 है तो एक में 7 है तो दूसरे में 5 है। और फिर क्या कह दिया गया 7 अनुपात क्या है 9। ये आपका दिया गया। अगर दोनों बर्तनों से मिश्रण को 1 अनुपात 1 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। इसमें 7 अनुपात 5 है, इसमें 7 अनुपात 9 है। चाहे तो अनुपात के सिंबल को आप लिख भी सकते हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं है, बात समझे। तो अगर मैं देख रहा हूं दोनों से 1 अनुपात 1 में लेना है, 1 अनुपात 1 का मतलब क्या हुआ समान मात्रा है। 1 अनुपात 1 का मतलब क्या होता है समान। अगर ये 10 10 ले लेते तब भी तो ये कट करके 1 1 आ जाएगा। 50 50 ले ले तब भी तो ये कट करके 1 1 आ जाएगा। 50 50 से कट गए, यानी कि 1 1 अनुपात का मतलब क्या होता है समान मात्राएं होती है। क्या होती है समान मात्राएं। तो पिछले प्रश्न में समान मात्रा कह दिया गया था, इसमें समान मात्राएं नहीं कही गई है। इसमें कह दिया 1 अनुपात 1, 1 अनुपात 1 का मतलब ही समान मात्राएं होती है। तो फिर पता कर लेते हैं। अगर इसमें 7 यूनिट है मिल्क और वाटर कितना 5 यूनिट, 7 5 कितना हुआ टोटल 12 यूनिट, और ये कितना हो जाएगा 7 और आपका 9 कितना हो जाएगा 16 यूनिट। तो क्या कट के 1 1 आ रहा है नहीं यार, तो इसको क्या करना पड़ेगा बराबर करना पड़ेगा। तो अगर इसमें 16 से गुणा करें इसमें 12 से गुणा करें तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बराबर होने में। तो जब बड़ा हो तो एलसीएम लेकर के ले लेना चाहिए, इन दोनों का एलसीएम लेना चाहिए। एलसीएम कितना हो जाएगा 48। तो 48 बनाने के लिए इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा 4 से, और इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा 3 से। अब ये देखिए 12 चौक 48, 16 3 48, 48 से 48 कट जाएगा। 1 अनुपात 1 जो कहा गया था वो बैलेंस हो गया था। यही चीज हमको बैलेंस करनी है। अब इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें किससे मल्टीप्लाई किए 3 से, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 चौक कितना हुआ 28 और 7 त्रिक 21 और 28 कितना हुआ 49। कितना हुआ 49, और ये 5 चौक का 20 हुआ, और ये आपका कितना हुआ 9 त्रिक 27 हुआ, तो कितना हुआ 47। यानी कि आपका जो अनुपात आएगा 49 अनुपात 47 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है करेक्ट।
इसी तरह से आप प्रश्न को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। कह दिया गया एक बर्तन में दूध व पानी का अनुपात, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 8:3 और दूसरे बर्तन में 5:1 है। इन दोनों बर्तनों में से 35 लीटर का एक बर्तन भरा गया है जिसमें दूध और वह पानी का अनुपात 4:1 है। तो पहले बर्तन से कितने लीटर मिश्रण निकाला गया। जैसे उसी प्रश्न की तरह है, अब की बार ये बता दिया गया है, जैसे मैंने कहा था कि समान मात्राएं निकालो, इस बार कह दिया गया है इससे कुछ निकाला गया है और इससे कुछ निकाला गया है और दोनों मिलाकर के कितना लीटर हुआ, 35 लीटर हुआ। दोनों मिलाकर कितना हुआ, 35 लीटर। उसी 35 को आप बैलेंस कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो पहले बर्तन में देख रहे हैं कि आपका जो मिल्क और वाटर का रेशियो है, मिल्क और 8:3 कितना है, 3, 8:3 है। मान लीजिए बर्तन का होगा ये मिल्क और वाटर का रेशियो। और दूसरे बर्तन में कितना है, दूसरे बर्तन में अनुपात कितना है, 5:1 है। 5:1 क्या है, 1 है। ये मिल्क और वाटर। और कह दिया गया इन इससे कुछ निकाला गया, इससे कुछ निकाला गया। कितना निकाला गया हमको पता नहीं, लेकिन जो इस तीसरे बर्तन में निकाल करके डाला गया है वो कितना है, 35 लीटर। कितना है, 35 लीटर। क्या, 35 लीटर। और कह दिया गया उसमें जब जिसमें दूध व पानी का अनुपात 4:1 है। कितना है, 4:1 है। यानी इसमें जो दूध और पानी आया वो 4 और 1 के अनुपात में। कितने में, 4 और 1 के अनुपात में। तो इसका मतलब इसमें से जो चीजें निकाली गई होंगी वो 35 लीटर के बराबर होंगी। तो इसमें अगर मैं देख रहा हूं तो ये टोटल कितनी यूनिट है, 11 यूनिट है। और इसमें कितनी यूनिट है, 6 यूनिट है। हमको अगर इसकी 1 यूनिट निकाल रहे हैं और इसकी 1 यूनिट निकाल रहे हैं तो टोटल कितनी हो जाएगी, 17 यूनिट। 35 तो नहीं हुआ। अब अगर इसकी 2 यूनिट निकाल रहे हैं तो कह रहा है बराबर नहीं निकालना। अगर इसकी 1 निकाले तो हो सकता है इसकी 2 निकालना पड़े, हो सकता है इसकी 2 निकाल ले तो इसकी 3 निकालना पड़े। तो अगर इसकी हम 2 यूनिट निकाल रहे हैं तो 11 दूनी 22 और इसकी 3 यूनिट 6 18, तो ज्यादा हो जाएगा। अब इससे ये निष्कर्ष निकला कि अगर इसकी हम 1 यूनिट निकाल लें और इसकी हम निकाल लें 4 यूनिट, देखो 1 यूनिट 4 यूनिट, तो 11 1 के 11 यूनिट और 6 4 कितना हुआ, 24 यूनिट। तो 11 और 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35। बैलेंस हो गया। क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो यह कहेगा तो पहले बर्तन से कितने लीटर मिश्रण निकाला गया। तो कितना लीटर निकाला गया है, 1 यूनिट। और 1 यूनिट कितने लीटर के, 11 लीटर के। तो यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 11 लीटर। अगर पूछा गया होता दूसरे से कितना निकाला गया तो 24 लीटर निकाला गया। कितना यूनिट निकाला गया, 4 यूनिट निकाला गया। और इससे कितना यूनिट निकाला है, 1 यूनिट। तो इसी को आपको ऐसा गुणा कर दे के बैलेंस कर देना कि 35 के बराबर आ जाए, तो समझो कि आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर करेक्ट है। कौन सा, ये 11 यूनिट, ये आपका एग्जैक्ट है। क्या ये बातें सबको समझ में आ गई, यानी कि 11 लीटर पहले बर्तन से निकाला गया और दूसरे से कितना निकाला गया, 24। बातें सबको समझ में आई। तो आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि अगला क्या है। ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है और उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। तो वे क्रमशः 2000 रुपए व 900 रुपए की बचत करते हैं। तो ए की आय ज्ञात कीजिए। देखिए आदमी पहले तो कुछ कमाएगा, कमाने के बाद खर्च करेगा, तब उसकी बचत होगी। क्या हो जाएगी, बचत। तो अगर उसकी कमाई से, उसकी आय में से उसके खर्च को घटा दिया जाए तो जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा। क्या होगा, बचत होगा। तो कह रहा है कि ए की आय कितनी है। अगर ए की आय 3 यूनिट है तो बी की आय कितनी है, 2 यूनिट। बात सबको समझ में आ रही। ये ए की मान लीजिए आय है और ये बी की आय, ये आय होगी। अब कह रहा है कि खर्च कर रहा है, कितना यूनिट खर्च कर रहा है, ये अगर 4 यूनिट खर्च कर रहा है तो ये 3 यूनिट खर्च कर रहा है। तो बताइए अगर ये इसकी इनकम है और ये इसका खर्च है, स्पेंड है, खर्च है, तो यानी कि इनकम में से खर्च को घटा दिया जाए तो जो बचेगा वो बचत हो जाएगा। बचत कितनी है, 2000 रुपए। कोई डाउट, ऐसे इसका भी बचत हो जाएगा। बचत कितना, 900 रुपए। बात सबको समझ में आई। अब यहाँ 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाएगा कि भाई ए की आय ज्ञात कीजिए, या तो ए का खर्च ज्ञात कीजिए, या बी की आय ज्ञात कीजिए, बी का खर्च ज्ञात कीजिए। जब आय ज्ञात करने के लिए कहे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका तिरछा ऐसे लिख करके तिरछा मल्टीप्लाई करके अंतर ले लेना। अंतर मतलब घटाना। तो यानी 3 त्रिक का 9 और 4 दूनी कितना हुआ, 8। यानी 9 में से 8 गया तो बचा कितना, 1 यूनिट। अब बराबर कर लेना आपको।
अगर आपसे आय पूछा है तो आय को बंद कर लो, अगर आपसे खर्च पूछा गया तो खर्च को बंद कर लो। तो हमसे आय पूछा गया तो आय को मैंने क्या कर लिया, बंद कर लिया और तिरछा मल्टीप्लाई कर दिया, और तिरछा क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो आपका कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, और ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 3600 घट जाएगा तो बचेगा कितना, 24, अंतर ले लेना। तो ये डायरेक्ट 2400 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी 1 यूनिट बराबर कितना हुआ, 2400। तो ए की आय कितनी यूनिट थी, 3 यूनिट, तो 24 तिया कितना हो जाएगा, 7200, यानी ए की आय कितनी हो जाएगी, 7200। अगर पूछता बी की आय कितनी हो जाएगी, तो 24 दूनी 4800। एक बात और याद रखना, जैसे बच्चे के माइंड में भी आ सकती है कि भाई ये जो 3 यूनिट कमा रहा है तो 4 यूनिट कैसे खर्च कर रहा है, ऐसा क्या ऐसा हो सकता है कि 3 कमा के 4 खर्चा करिए। हाँ, अगर अनुपात में है तो हो सकता है, हो सकता है इस अनुपात का ओरिजिनल का कांस्टेंट इसका P1 रहा होगा और इसका कांस्टेंट क्या रहा होगा, P2। P1 का मान 1000 और P2 का मान लीजिए 50 है, तो आप पूरा करेंगे तो खर्चा बैलेंस हो जाए। क्या ये बातें समझ में आ गई सबको? तो आइए इसी तरह का एक प्रश्न और हम लोग कर लेते हैं कि किस तरह से करेंगे इस प्रश्न को। अगला प्रश्न, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। राम और श्याम की आय का अनुपात, आय कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है राम की, और श्याम की कितनी है, 4 यूनिट। ये आय का अनुपात, ये यूनिट है, ओरिजिनल नहीं है। और उनके खर्च का अनुपात कितना है, 5 और 7। और दोनों लोग जो राम और श्याम की बचत कितनी है, 4000 रुपए। कितने हजार रुपए है, 4000 रुपए। इनकी बचत कितनी है, 4000 रुपए। तो पूछा गया है तो राम का हिस्सा ज्ञात कीजिए, राम की आय ज्ञात कीजिए। तो अब इसका मतलब हमको निकालना, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21 5 चौक का 20, तिरछा मल्टीप्लाई करना। तो डिफरेंस कितने का होगा, 1 यूनिट का। राम की निकालना तो आय को क्या कर लेंगे, इसको बंद कर लेंगे। अब तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक का 20, 7 चौक 28, 20 में से 28 गया बच्चा कितना, 8000, यानी 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 8। और इसकी यूनिट कितनी है, 3 यूनिट है, तो 8 3 कितना हो जाएगा, 24, यानी कि राम की आय कितनी हो जाएगी, 24,000। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या करें। इस तरह के जब खर्चे से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाए तो इस तरह से आप कर सकते हो। इसका नाम होता है बज्र गुणनखंड विधि, यानी कि बज्र गुणनखंड विधि से हम इस प्रश्नों को कर सकते हैं। इक्वेशन बना करके भी इन प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन बनाने में टाइम टेकन लगेगा, समीकरण को बैलेंस करें। तो इस तरह से प्रश्न आपका क्या हो जा रहा है, आसान हो जा रहा है। तो इस तरह से हम प्रश्न को हल कर लेंगे। तो आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। कह दिया गया है कि एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। खरगोश जितनी देर में 7 छलांग लगाता है, कुत्ता उतनी देर में 6 छलांग लगाता है। खरगोश द्वारा 6 छलांग में चली गई दूरी कुत्ते द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है, तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा बताइए, अगर हमको चाल निकालना हो, अगर मैंने कह दिया कि 2 व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है और दूसरा व्यक्ति 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाता है, तो बताइए दोनों की चाल ज्ञात कीजिए। तो जो वही दूरी है, अगर समान समय में जितनी ही दूरियां तय की जाती हैं वही उनकी चाल कहलाती है। यानी उसकी चाल क्या आ जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे की चाल कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब यहाँ से अगर हम देख रहे हैं कि जितनी ही देर में 7 छलांग लगा रहा है, कौन लगा रहा है, खरगोश, रैबिट कौन लगा रहा है, रैबिट लगा रहा है। बात समझे? कह दिया कि एक कुत्ता है खरगोश का पीछा करता है, खरगोश जितनी देर में 7 छलांग लगाता है और डॉग उतनी देर में कितना छलांग लगा रहा है, 6। जितनी ही देर में, यानी टाइम क्या है, इक्वल। बात सबको समझ में आ रही? और एक बात और कह दी गई है, लगातार खरगोश द्वारा 6 छलांग में चली गई दूरी, यानी रैबिट द्वारा 6 छलांग में चली गई दूरी, मान लीजिए कि डॉग द्वारा 5 छलांग में चली गई दूरी के बराबर, 5 छलांग में चली गई दूरी के बराबर, 5 कर देते हैं इसको, 5 छलांग में चली गई दूरी के बराबर। ये बातें जो गई, यानी कि कुत्ते द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी और जो रैबिट द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी है, ये बराबर। तो अगर हम डॉग को इक्विवेलेंट करना चाहें तो ये बराबर है, तो 5 यूनिट बराबर 6, तो 1 यूनिट बराबर 6 बटे कितना हो जाएगा, 5, और इसलिए आपका 6 यूनिट डॉग का, तो गुणे क्या कर देंगे, 6, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 बटे 5। अब यहाँ लिख देंगे, यानी कि 7, और इसका मान कितना है, 36 बटे 5। बात समझ में आए? अब इसको तिरछा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 पंचे कितना हुआ, 35,
और ये कितना हो जाएगा आपका 36। और जितने में अगर ये चल रहा है रैबिट 35 दूरी उतनी यूनिट और उतने में 36 चला, तो ये इनकी क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। यानी कि अगर रैबिट और डॉग की चाल का अनुपात पूछे तो 35 अनुपाते कितना हो जाएगी, 36। और अगर पूछता नहीं डॉग और रैबिट की तो कितना हो जाएगा, 36 अनुपाते 35 अगर उल्टा पूछे, क्योंकि डॉग की ज्यादा होगी, रैबिट की क्या होगी, कम, तभी तो उसका पकड़ सकेगा, नहीं तो उसको पकड़ नहीं सकेगा। तो यहाँ या तो पूछा गया होता आपसे लास्ट में कि भाई खरगोश यानी रैबिट और डॉग की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो रैबिट और डॉग की ये हो जाएगा, और डॉग और रैबिट पूछेगा तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ नहीं कहा गया तो शुरुआत से हमको लेना है, एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा कर रहा है, यानी कि आपको डॉग और रैबिट की चाल का अनुपात ज्ञात करना है, तो यानी कि आपका हो जाएगा 36 अनुपाते 25। ये जो रेशियो है डॉग और रैबिट की रेशियो का अनुपात। क्या ये बातें समझ में आ गई सबको? तो इसी प्रश्न को थोड़ा सा और तरीके से भी बच्चे करते हैं, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ कि किस तरह से आप करोगे इस प्रश्न को। तो आइए थोड़ा सा चेक कर लेते हैं किस तरह से करना है। अब जैसे मतलब कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न को ऐसे कर लेते हैं, एक तरफ लिख लेंगे रैबिट या एक तरफ आप लिख लेंगे डॉग और एक तरफ क्या लिख लिया, रैबिट। क्या लिख लिया, रैबिट। अब कह रहा है कि खरगोश जितनी देर में 7 छलांग लगा रहा, तो 7 लिख दिए। बात सबको समझ में आ रही? और उसका मतलब उतनी ही कुत्ता उतनी देर में कितनी छलांग लगा रहा डॉग, यानी कि 6 छलांग लगा रहा। ये बातें सबको समझ में आ रही? अब निष्कर्ष निकला। अब यहाँ से फिर क्या कह रहा है कि डॉग की 5 छलांग कितनी है, इसकी 5 और इसकी 6 बराबर। ऐसे एक दूसरे के नीचे छलांग लिख लेते हैं और बच्चे क्या कर देते हैं, तिरछा मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, तिरछा मल्टीप्लाई। डायरेक्ट उनका क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। 7 पंचे 35। यही आपका क्या हुआ, आंसर। यानी कि जो जो चीजें दी गई उसी शीट में लिख करके आप तिरछा मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आई? तो इस तरह से भी प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो आइए हम फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, इसी पर आधारित एक प्रश्न और करते हैं। कह दिया गया है कि एक दरोगा एक चोर का पीछा करता है। यदि चोर 10 कदम चलता है, कितना कदम चलता है, 10 कदम, तो कह दिया गया कि दरोगा कितना कदम चलता है, 8 कदम। कितने कदम चलता है? अगर ठीक यानी चोर 10 चलता है तो दरोगा यानी कि पुलिस कितना चलता है, 8 चलता है। कितना चलता है, 8 चलता है। अब कह दिया गया दरोगा के 5 कदम, यानी आप यहाँ लिख दो कि आपका चोर है, ठीक है, और ये आपका क्या है, पुलिस। क्या है, एक तरह से पुलिस है। तो अब यहाँ कह रहा है कि दरोगा के 5 कदम, तो इसके कितने कदम है, 5 कदम, और इसके कितने कदम है, 7 कदम। कितने कदम है, 7। और फिर तिरछा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 बचे कितना हुआ, 50, और 7 अठी कितना हुआ, 56। अब इसको कट रहा है तो काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 25, और ये कितना हो जाएगा आपका 28। कितना हुआ, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, यानी 25 अनुपात कितना हो जाएगा, 28। अब किसका किसका आया, ये अनुपात जो आया है चोर और पुलिस का आया। लेकिन आपसे दरोगा शुरुआत में है तो आपको पहले क्या लिखना है, पुलिस लिखना है और फिर लिखना अनुपात। यहाँ आपको पता है तो इसका कितना है, 28, और यहाँ क्या है, 25। यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 28 अनुपात 25। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी करेक्ट। क्या ये बातें सबको समझ में आई? यानी कि जो रेशियो दिया गया दरोगा की पहले है और उसके बाद क्या ना है, चोर की है। तो ये बातें सबको समझ में आ गई। तो यही आपका अगली स्लाइड में मैं आपको 26 क्वेश्चन से स्टार्ट कराऊंगा और 50 तक लगभग कराऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक्स।